दर्शकों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द EPFO गुरु में। देश के लाखों EPS 95 पेंशन धारकों की न्याय यात्रा एक ऐसी जगह पर है जहां भविष्य के लिए एक सामूहिक सदस्य की यात्रा होती है। 6 और 7 दिसंबर की तारीखें सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि देश के श्रमिक वर्ग के संकल्प का प्रतीक बन रही हैं। दिल्ली का जंतर मंतर जो दशकों से आवाजों का गवाह बन रहा है, एक बार फिर से एक ऐसा जनउबर का केंद्र शेयर बाजार और संगठन शायद ही पहले कभी देखा हो। सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सुनियोजित, अनुशासित और पूर्ण रूप से डोमिनिकन जन अभियान। बागडोर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है। इस आंदोलन की एक खामी और अप्राकृतिक बात यह है कि इसमें देश की अलग अलग बातों से लेकर राज्यों तक में सीधे तौर पर शामिल होने की पूर्ण संभावना है। यह सामूहिक सहमति जत्थने नहीं बल्कि पेंशनरों के साथ ग्रेजुएशन पर चित्र के मंच पर रहेंगे। उनकी सरकार के सामने एक स्पष्ट संदेश है कि यह अब सड़क से सीधे पहुंच तक पहुंच गया है। इन सांसदों का एकमात्र लक्ष्य पेंशन धारकों की वैध पार्टियों को स्थायी स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आंदोलन दो देवता होगा। सूत्र है कि यदि आवश्यक हो तो यह संघर्ष 5 दिसंबर को रखा गया तक भी जारी रह सकते हैं। एक लंबी लड़ाई का उद्देश्य है जिसमें संसद के सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपका ध्यान गुजरात की ओर खींचते हैं जहां से इस पूरे आंदोलन को एक नई गति और दृढ़ता मिली है। गुजरात से प्राप्त हुई है एक बेहद सकारात्मक और ठोस खबर। श्री सी पटेल और श्री बी चौहान के नेतृत्व में एक वैकल्पिक प्रतिनिधि मंडल ने सभी पेंशन भोगियों के हितों को मिलाकर एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया है। इस दस्तावेज को एक सोची समझी रणनीति के तहत सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को शामिल किया गया है। यह कार्य सफलतापूर्वक कैसे हुआ, इसकी कहानी भी अनोखी और प्रेरणादायक है। गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संघों के नेताओं और समूहों ने अद्भुत एकता का प्रदर्शन किया। सामूहिक चर्चा और सहमति से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिवालय के माध्यम से सीधे सर्वोच्च स्तर तक की नियुक्ति में सफलता मिली है। इसका सीधा मतलब यह है कि गुजरात के EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। यह एक मामूली उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जीत की नींव रखने का कदम है। अब हम इस संपूर्ण परिदृश्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। 4 और 7 दिसंबर को होने वाले इस जन आंदोलन, जिसका संचालन राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर रही है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एजेंडा स्पष्ट और सीधा है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 10,095 यानी EPS 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में एक ठोस, न्याय संगत और तत्कालिक वृद्धि सुनिश्चित कराना। प्रश्न उठता है, आखिर ये EPS 95 है क्या और इससे जुड़े लोगों की मांगें इतनी जरूरी क्यों हैं? आइए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 10,095 यह एक पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के सदस्य हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह तय की थी। किंतु दर्शकों, आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1,000 रुपये का क्या मूल्य रह गया है? ये रकम तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी एक दिन की उचित भोजन व्यवस्था कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर ये पूरे परिवार का गुजारा इससे कैसे हो सकता है? यही वह मूल कारण है जिसके चलते पेंशन भोगी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहे हैं। यह उनकी जायज मांग है, एक अधिकार है, कोई भीख नहीं। अब इसके तकनीकी पहलू को भी समझ लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाए। जब कोई कर्मचारी EPFO का सदस्य बनता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी के साथ उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान उसके फंड में जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के EPF खाते में जमा होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक कर्मचारी के भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए संयुक्त योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि मात्र 1,000 रुपये है तो यह पेंशन भोगियों के साथ एक स्पष्ट और खुला अन्याय है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक और अत्यंत प्रबल जनाक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है इसका पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसक चरित्र। शायद यही वजह है कि इसे देश के तमाम सांसदों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। यदि आपने पिछले आंदोलनों पर ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर आवाज बुलंद की है, संसद के अनेक जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित रहे हैं। उन्होंने न केवल पेंशनरों का हौसला बढ़ाया है बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। अब ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दिसंबर माह में ही संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का समय बहुत ही सटीक और रणनीतिक है। उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र के दौरान अनेक सांसद EPS 95 पेंशनरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार के समक्ष इसे एक तत्काल हल किए जाने वाले मसले के रूप में पेश करेंगे।
अब बात करते हैं इस संपूर्ण आंदोलन के कर्णधार कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत महज एक नेता ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक विश्वास, एक आशा और एक मार्गदर्शक स्तंभ की तरह हैं। उनकी निष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। हाल के दिनों में उनका लगातार राज्यों का दौरा जारी है। वो सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा को सखोश समझ रहे हैं और उन्हें इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए संगठित कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के प्रभाजी नगर में उन्होंने पेंशनरों की एक विशाल सभा को संबोधित किया और आने वाले संघर्ष के लिए उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। उनके इस प्रयास का सीधा परिणाम यह रहा कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का कार्य केवल पेंशनरों से मिलने तक ही सीमित नहीं है। वह एक कुशल रणनीतिकार की भांति काम कर रहे हैं। वो विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता और पेंशनरों की वेदना से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके पूर्ण समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि प्रयास संपन्न विभिन्न राज्यों के मंत्रियों सरकार पर एक ऐसा दबाव बने जिसे नजरअंदाज कर पाना असंभव हो जाए और सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को स्वीकृति दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है वह यह है कि क्या ईपीएफओ के तहत जल्द ही 7500 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने पेंशनरों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगाई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, परंतु एक मुख्य समस्या यह थी कि आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पेंशनभोगी एक लिखित आश्वासन चाहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि पेंशन कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। अभी तक यह स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की स्पष्ट सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन पेंशन भोगियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार की ओर से लगातार उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में यह आंदोलन उनकी इसी निराशा और बढ़ते आक्रोश का स्वाभाविक परिणाम है। कमांडर अशोक रावत का लगातार राज्यों का दौरा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पेंशनरों की लड़ाई अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन को मजबूती दे सकता है और उन्हें हर जगह जबरदस्त संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा। क्या सरकार पेंशन भोगियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? क्या वो दिन दूर नहीं जब ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनका हक मिलेगा? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 और 6 दिसंबर को जो कुछ घटित होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन की आवाज को और ऊंचा उठाएं। हमें इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी व्यापक चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पेंशनरों का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर उस कर्मचारी का मुद्दा है जो आज नौकरी कर रहा है और भविष्य में पेंशन की आशा लगाए बैठा है। यदि आज पेंशन भोगियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसलिए इस संदेश को साझा करें, इस पर चर्चा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स पे अपनी राय सम्मिलित करें। दर्शकों, यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है, फार्मिस्ट की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि अंततः न्याय अवश्य होगा। पेंशन भोगियों की इस आवाज को नहीं हटाया जा सकेगा, क्योंकि जब एकता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उसे रद्द नहीं कर सकती। 4 और 6 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास रचेंगे और हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। धन्यवाद।